चैप्टर 2 फ्रॉम हंटिंग गैदरिंग टू ग्रोइंग फूड। ये कहानी शुरू होती है तुषार के साथ। तुषार दिल्ली से चेन्नई जा रहा था अपने एक कज़न के शादी में। वो लोग ट्रेन से ट्रैवल कर रहे थे और तुषार को खिड़की वाली सीट मिल गई थी। तुषार खिड़की से पेड़ों को, घरों को पीछे जाते हुए देख रहा था। तभी तुषार के अंकल ने उसके कंधे पे टैप किया और पूछा, क्या तुम्हें पता है ट्रेनों को यूज़ करने की शुरुआत 150 साल पहले ही हुई है और उसके कुछ दशक बाद लोगों ने बसेस को यूज़ करना शुरू किया। तुषार को बहुत आश्चर्य हुआ। जब लोग एक जगह से दूसरे जगह जल्दी नहीं पहुंच सकते तो क्या लोग ज़िंदगी भर उसी जगह रहते थे जहां उनका जन्म हुआ? नहीं, ऐसा तो नहीं है। तो शुरुआत में लोग क्यों घूमते थे? हमें उन लोगों के बारे में पता है जो इस सब कॉन्टिनेंट में बहुत से बहुत 2 मिलियन ईयर्स पहले तक रहते थे। 1 मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 2 मिलियन का मतलब हो गया 20 लाख। तो 20 लाख साल पहले जो लोग हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट में रहते थे उन्हें हम हंटर्स एंड गैदरर्स कहते हैं। ये नाम उन्हें उस तरीके की वजह से मिला है जो तरीका वो अपने खाने को इकट्ठा करने के लिए यूज़ करते थे। वो लोग जंगली जानवरों को मारते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फलों को गैदर करते थे, रूट्स और नट्स को भी गैदर करते थे। कुछ और चीज़ें जिनको वो गैदर करते थे उसमें नट्स, सीड्स, लीव्स, अंडे और स्टॉक को गैदर करते थे। स्टॉक का मतलब होता है डंठल, जिसके ऊपर फल और फूल लदे हुए होते हैं। तो हंटर और गैदरर्स तो थे, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करते रहते थे और इसके कई सारे कारण भी हैं। पहला रीज़न तो ये है कि जब वो लोग एक जगह पे बहुत दिन तक रह जाते थे तो वो सारी चीज़ें खा जाते थे। जो कुछ भी वहाँ अवेलेबल होता था वो सब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता था और उनके लिए चीज़ें खोजना मुश्किल होने लगता था। तो उन्हें वहाँ से दूसरी जगह जाना पड़ता था जहाँ उनके खाने की कमी ना हो। और दूसरा कारण ये है कि जो जानवर होते थे वो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरे जगह, कभी कभी छोटे शिकार को ढूंढने के लिए। और जो डियर एंड वाइल्ड कैटल होते थे वो लोग नए घास पत्ते ढूंढने के लिए मूव कर जाते थे। डियर के साथ साथ वो जानवर भी मूव करने लगते थे जो डियर को खा के ही जिंदा रहते हैं। तीसरा कारण ये भी हो सकता है कि अलग अलग सीज़न में अलग अलग फल होते हैं। जैसे आम का सीज़न अलग होता है, कटहल का सीज़न अलग होता है, कभी ऑरेंज का सीज़न होता है, कभी ग्रेप्स का सीज़न होता है, जो कि अलग अलग पार्ट में हो सकते हैं। तो उस वजह से भी लोग मूव करते होंगे। फोर्थ रीज़न आपका वाटर हो सकता है, क्योंकि पानी तो सबको चाहिए ज़िंदा रहने के लिए और पानी आपको नदी, तालाब, झरने इस तरह के नेचुरल सोर्स से मिल सकते हैं। अब कुछ नदियों में तो साल भर पानी रहता है, कुछ लेक्स में भी रहते हैं साल भर पानी, लेकिन कुछ जगहों पे ये सीजनल होता है। बरसात के मौसम में तो उन्हें कोई परेशानी नहीं होती, लेकिन बरसात से पहले जब बहुत गर्मियाँ रहती है तो नदी तालाब सूखने लगते हैं। अब उन्हें पानी ढूंढने के लिए मूव करना पड़ेगा, किसी और जगह में जाके देखना पड़ेगा। तो पानी की तलाश में भी लोग मूव करते थे। लेकिन हम लोग कैसे जानते हैं इन लोगों के बारे में? आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ चीज़ें मिली हैं जो हंटर गैदरर्स यूज़ करते थे। इसमें वो टूल्स हैं जो उन लोगों ने खुद बनाया था, पत्थरों से और लकड़ियों से, हड्डियों से बनाया था उन लोगों ने कुछ टूल्स। जो पत्थरों से बने हुए टूल्स हैं वो सबसे अच्छे हालत में मिले हैं। इनमें से कुछ टूल्स को मीट और बोन्स को तोड़ने के लिए यूज़ करते थे वो लोग। कुछ टूल्स को पेड़ की खाल निकालने के लिए यूज़ करते थे। फ्रूट्स को एंड रूट्स को काटने के लिए भी इसको यूज़ किया जाता था और जानवरों की खाल को छुपाने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता था। इस तरह के नुकीले पत्थरों को हड्डियों के एक किनारे में बांध दिया जाता था या फिर लकड़ियों के एक किनारे में, और फिर इसको भाले और तीर की तरह यूज़ किया जाता था। भाले और तीर का मतलब है स्पीयर्स एंड एरोज। इसको शिकार के लिए यूज़ किया जाता था या फिर लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियों का यूज़ फायरवुड के लिए होता था या फिर झोपड़ियाँ और टूल्स बनाने के लिए। आर्कियोलॉजिस्ट को जो हंटर
गैदरर्स के साइट्स मिले हैं, उनमें से बहुत से साइट्स किसी वाटर सोर्स के पास में है, जैसे कि नदी और तालाब। आप इन साइट्स के बारे में सर्च कर सकते हैं गूगल पे। अब जैसे पत्थर के टूल्स बहुत इम्पोर्टेंट थे, तो लोग ऐसे जगह ढूंढते थे जहाँ अच्छे क्वालिटी के पत्थर मिले। आप भीमबेटका के बारे में सर्च कर सकते हैं, जो कि अभी मध्य प्रदेश में है। ये एक बहुत पुराना साइट है जहाँ केव्स एंड रॉक शेल्टर्स हैं। लोग इन केव्स में रहते थे क्योंकि केव्स से उनको प्रोटेक्शन मिलती थी रेन से, हीट से और हवाओं से। ये भीमबेटका के शेल्टर्स बहुत ही नज़दीक है नर्मदा वैली से। आपको ऐसे केव्स में रॉक पेंटिंग्स भी मिल सकते हैं। इन पेंटिंग्स को मैंने अभी एक वर्ड का यूज़ किया, साइट्स। तो साइट्स का क्या मतलब होता है? इस तरह के जगह जहाँ पे ऐसे टूल्स मिले होते हैं और पॉट्स और बिल्डिंग्स, ऐसी कुछ चीज़ें ज़मीन से मिली होती हैं, उस जगह को साइट्स कहते हैं। ये चीज़ें वहाँ पे रहने वाले लोग यूज़ करते थे। कहीं पे ये चीज़ें ज़मीन के सरफेस पे ही मिल जाती है और कहीं कहीं खोद के निकालना पड़ता है, और कभी कभी तो अंडर वाटर भी मिलती हैं ये सब चीज़ें। साइट्स के बारे में और हम लोग आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। हम लोगों को आग के बारे में कब पता चला था, मतलब फायर के बारे में कब पता चला था? तो फायर के जो एविडेंसेस हैं वो आपको मिलते हैं कर्नूल केव्स के पास, जिससे कि आप ये जान सकते हैं कि कर्नूल केव्स के आसपास लोगों को फायर के यूजेस के बारे में पता था। फायर का यूज़ बहुत सी चीज़ों में किया जा सकता है। इसको हम लोग सोर्स ऑफ लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर मीट को रोस्ट करने के लिए भी कर सकते हैं, जानवरों को डरा के भगाने के लिए भी किया जा सकता है। हम लोग जिस एज के बारे में पढ़ रहे हैं, आर्कियोलॉजिस्ट उसको एक अलग नाम से बुलाते हैं। अर्लीस्ट पीरियड को वो लोग पैलियोलिथिक एज बोलते हैं, जो कि दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना हुआ है। पैलियो इसका मतलब है ओल्ड एंड लिथिक इसका मतलब है स्टोन। अब क्योंकि यहाँ पे स्टोन के टूल्स होते थे, तो ये नाम उसको उस चीज़ से ही मिला है। पैलियोलिथिक पीरियड जो है वो आपको 2 मिलियन ईयर्स से पहले से लेके 12,000 साल पहले तक आता है। 2 मिलियंस का मतलब 20 लाख साल पहले से लेके अभी 12,000 साल पहले तक के पीरियड को पैलियोलिथिक एज ही कहते हैं। अब क्योंकि ये बहुत लंबा टाइम हो गया, तो लोगों ने इसको भी 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ये जो पूरा पैलियोलिथिक टाइम है ये ह्यूमन हिस्ट्री का 99% है। इसके बाद का टाइम मीसोलिथिक है, मतलब मिडिल स्टोन। इसमें आपको कुछ इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिलेंगे, और ये बस 2000 साल के लिए था, 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक। इसमें जो स्टोन टूल्स थे वो बहुत छोटे और नुकीले हो गए थे, जिसको कि माइक्रोलीथ्स कहा जाता है। माइक्रोलीथ्स को शायद हड्डियों और लकड़ियों पे लगाया जाता होगा, जिससे सॉस एंड सिकल्स बनाए जाते होंगे। सॉस का मतलब है आरी और सिकल्स का मतलब है हसुआ, वो जो किसान जब हाथ से कटाई करता है तो जिसका यूज़ करता है। इस एज में इससे पहले के जो टूल्स थे उसका भी यूज़ होता था। इसके बाद का जो एज है उसको नियोलिथिक कहते हैं, जो कि 10,000 साल पहले के बाद के टाइम को कहते हैं। जब हम लोग किसी प्लेस के प्रेजेंट डे नाम से उसको बुलाते हैं तो इसका मतलब है कि पास्ट में उसका क्या नाम था वो हमें पता नहीं है। मीसोलिथिक एज में हमें इन्वायरमेंटल चेंजेस देखने को मिले थे। आज से 12,000 साल पहले बहुत सारी मेजर चेंजेस क्लाइमेट में आया था। कुछ जगहों का टेम्परेचर बढ़ गया था, जिससे कि वहाँ बर्फ़ पिघलना शुरू हो गया और वहाँ ग्रास लैंड्स बनने लगे। ग्रास लैंड्स का मतलब है वहाँ पेड़ पौधे उगने लगे। इससे भेड़, बकरियाँ, हरिन, इस सब टाइप के जो जानवर होते हैं जो घास पे जिंदा रहते हैं, उनके पॉपुलेशन बढ़ने शुरू हो गए। जो लोग उनको खाते थे उन लोगों ने उसको फॉलो किया और उसके फूड हैबिट्स के बारे में उन्होंने सीखा, ब्रीडिंग सीजन के बारे में सीखा, और अब वो लोग इनको पालने के बारे में सोचने लगे। उस टाइम में मछली पकड़ना भी बहुत इम्पोर्टेंट हो गया था। तो फार्मिंग एंड हर्डिंग की शुरुआत कैसे हुई? ये वो टाइम था जब बहुत सारे घास जिसमें कि ग्रेन्स होते थे वो ऐसे ही कहीं भी उग जाते थे नेचुरली। आदमी, औरत और बच्चे उसको कलेक्ट करके लेके आते थे और फिर उसको खाने के लिए यूज़ करते थे। फिर उन्होंने सीखा इस बात को कि ये उगते कैसे हैं, कब पकते हैं
और फिर शायद इसी वजह से उन लोगों ने सोचा कि वो खुद से ही इसको उगा सकते हैं, और इस तरह से वो लोग फार्मर्स बन गए। अब क्योंकि इनके घरों के आसपास खाना होता था तो कुछ जानवर भी आ जाते थे। तो पहले कुछ जानवर जो इंसानों के दोस्त बने वो थे कुत्ते। फिर कुछ जानवर जो ज़्यादा जंगली नहीं थे, जैसे कि भेड़, बकरियां, सूगर, अक्सर घास खाने वाले जानवरों को ही पाला जाता था। जो लोग थे वो इनकी रक्षा भी करते थे जंगली जानवरों से, और इस तरह वो लोग हर्डर्स भी बन गए। हर्डर्स मतलब पशुपालक, जो कि जानवरों को पालने वाला। डोमेस्टिकेशन उस प्रोसेस का नाम दिया गया जिससे कि लोगों ने पौधों को उगाना और जानवरों की देखभाल करना सीखा। जो पौधे और जानवर इंसानों द्वारा पाले जाते थे या फिर उगाए जाते थे, वो अक्सर जंगली पेड़ पौधों और जानवरों से अलग होने लग गए, क्योंकि इंसान बस उन जानवरों और पेड़ों को सेलेक्ट करते थे जो डोमेस्टिकेशन के लिए सबसे बेहतर होता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो उन प्लांट्स और जानवरों को सेलेक्ट करते थे जिसमें कि बीमारियां बहुत कम होती थी। वो उन प्लांट्स को सेलेक्ट करते थे जिसमें कि ग्रेन का जो साइज़ है वो सबसे बड़ा होता था, और उसके डंठल इतने मजबूत होने चाहिए कि जब ग्रेन्स पक जाएं तो उसका वेट वो बेयर कर सके। फिर ऐसे पौधों के बीज को बचा के रखा जाता था ताकि जो नए प्लांट्स उगेंगे उनका भी क्वालिटी वैसा ही हो। जानवरों में उन जानवरों को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती थी जो बहुत जेंटल होते थे। इस तरह से धीरे धीरे पालतू जानवर और जंगली जानवरों में डिफरेंसेस आने लगे। जैसे कि जो दांत और सींग जंगली जानवरों के होते थे वो बहुत बड़े बड़े होते थे, लेकिन पालतू जानवरों के छोटे छोटे दांत और सींग होते थे। डोमेस्टिकेशन दुनिया के अलग अलग पार्ट में हुआ था, जिसकी शुरुआत 12,000 साल पहले हुई थी। वर्चुअली जो भी प्लांट्स और एनिमल्स अभी हम लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से यूज़ करते हैं वो उस डोमेस्टिकेशन का ही एक हिस्सा है। सबसे शुरुआत में जिन प्लांट्स को डोमेस्टिकेट किया गया था वो थे वीट एंड बार्ले, और जिन एनिमल्स को डोमेस्टिकेट किया गया था वो थे शिप्स एंड गोट्स। इसके बाद एक नए तरीके से जीने की शुरुआत हुई थी। अगर आप एक बीज को बोते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि कुछ समय लगता है उसको उगने में। इसमें कुछ दिन लग सकते हैं, कुछ हफ्ते या महीनों लग सकते हैं, और किसी किसी केस में तो ये सालों लग जाते हैं। तो जब लोगों ने प्लांट्स को ग्रो करना स्टार्ट किया तो इसका मतलब ये था कि अब उनको एक ही जगह रहना पड़ेगा बहुत दिनों तक, पेड़ पौधों की देखभाल करनी पड़ेगी, उनको पानी देना पड़ेगा, एनिमल्स एंड बर्ड्स से उनको सेव करना पड़ेगा जब तक कि वो पक नहीं जाते, और फिर केयरफुली यूज़ कर सकते हैं उन ग्रेन्स का। अब ग्रेन को स्टोर भी तो करना पड़ेगा बाद में खाने के लिए, या फिर एज ए सीड अगर इसको हम यूज़ करें बाद में कभी। तो लोगों ने सोचना शुरू किया कि कैसे इसको स्टोर कर सकते हैं। कुछ एरिया में लोगों ने पॉट्स बनाए मिट्टी के, कुछ एरिया में बास्केट्स बनाए वुडन, और कुछ एरिया में ज़मीन खोद के उसमें स्टोर करने के लिए जगह बनाया। जो उनके पास जानवर थे वो तो नेचुरली मल्टीप्लाई होते थे अगर उनकी अच्छे से देखभाल की जाए। कुछ जानवर दूध देते थे जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स था फूड का, और कुछ मीट देते थे जब भी ज़रूरत हो, तो वो भी एक तरह से स्टोर ऑफ फूड थे, मतलब जमा किया हुआ खाना। आप गूगल कर सकते हैं कुछ फार्मर्स एंड हर्डर्स के साइट्स के बारे में, जिसमें से कि एक है बुर्ज़होम जो आपको प्रेजेंट डे कश्मीर में मिलेगा, चिरान, महागारा, कुलडीबा, हाफूर, और भी कुछ साइट्स हैं जिनके बारे में आप गूगल करके देख सकते हैं। इन जगहों पर फार्मर्स एंड हर्डर्स के सेटलमेंट्स थे कि नहीं, इसके बारे में साइंटिस्ट स्टडी कर रहे हैं एविडेंसेस को। एविडेंसेस में कुछ प्लांट्स हैं और कुछ एनिमल्स के बोन्स हैं। एक फाइंडिंग जो वहाँ हुई थी, वहाँ जले हुए ग्रेन्स मिले थे जो कि शायद एक्सीडेंटली जल गए होंगे या फिर पर्पसली जलाए गए होंगे। साइंटिस्ट ने इन ग्रेन को आइडेंटिफाई किया था, और तभी हम लोगों को पता है कि ग्रेन्स को उगाया गया था अलग अलग पार्ट्स में। वो लोग ये भी पता लगा सकते हैं कि हड्डियाँ किस जानवर की है। आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ जगहों पे घर और झोपड़ी होने के भी एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि बुर्ज़होम
जो प्रेजेंट डे कश्मीर में है, जहाँ लोगों ने पिट हाउसेस बनाया था। पिट हाउसेस का मतलब है जमीन को खोद के उसके अंदर घर बनाया था। लोग सीढ़ियों से उतर के घर के अंदर जाते थे, जो कि ठंड से बचने के काम में आता होगा। आर्कियोलॉजिस्ट को खाने का चूल्हा भी मिला है, जो कि घर के अंदर भी है और बाहर भी है। इसका मतलब लोग वेदर को देख के कभी अंदर खाना बनाते थे घर के और कभी बाहर बनाते थे। बहुत सारे साइड से स्टोन टूल्स भी मिले हैं, जो कि पहले के मिले हुए स्टोन टूल्स से अलग थे, जो कि पैलियोलिथिक एज में हम लोग को मिले थे। इसीलिए इसको नियोलिथिक कहा गया। इसमें टूल्स को पॉलिश किया गया था, किनारों को नुकीला बनाया गया था। मोर्टार्स एंड पेस्टल्स का यूज़ करते थे ग्राइंड करने के लिए ग्रेन्स को। कुछ जगहों पर आज भी इसका यूज़ किया जाता है ग्राइंड करने के लिए। आप शायद इसको ओखली और मूसल के नाम से जानते होंगे। इनके साथ साथ उस टाइम में पैलियोलिथिक के भी टूल्स का यूज़ होता था, जो कि आपको शायद याद हो, हड्डियों से बने हुए जो थे। इस टाइम में मिट्टी के बने हुए बहुत सारे पॉट्स भी मिले हैं। कुछ पॉट्स डेकोरेशन के लिए थे, कुछ चीज़ों को स्टोर करके रखने के लिए थे। लोगों ने इन पॉट्स का यूज खाना बनाने के लिए भी शुरू किया था, स्पेशली ग्रेन्स को बनाने के लिए, राइस, व्हीट, जो कि आज तक हमारे डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसके अलावा उन्होंने अलग अलग तरह के मटेरियल से कपड़े बुनना भी शुरू किया था। कॉटन को ग्रो किया गया था उस टाइम। तो क्या ये सब एक साथ ही हर जगह शुरू हो गया था? इसका आंसर है नो। कुछ एरिया में लोग अभी भी हंटर्स और गैदरर्स की ही ज़िंदगी जी रहे थे। कहीं और लोग नए नए फार्मर्स बने थे। किसी दूसरे जगह लोग हर्डिंग सीख रहे थे। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ें हो रही थी। कुछ जगहों पे लोग इन सारे एक्टिविटीज़ को कंबाइन करके चीज़ों को अलग तरीके से करते थे, अलग अलग सीज़न में। लोगों के मरने के बाद क्या करते थे? मेहरगर बोलान पास के पास एक फर्टाइल प्लेन है। ये एक इम्पॉर्टेंट रूट है ईरान के लिए। मेहरगर उन प्लेसेस में आता है जहाँ बार्ले एंड वीट जो है वो सबसे पहले उगाया गया था। भेड़ बकरियों को भी वहाँ पाला गया था। सबसे शुरुआत के गांवों में ये एक है। बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ वहाँ मिली, जंगली जानवरों की हड्डियाँ भी, जैसे कि डियर एंड पिग, और भेड़ बकरियों की हड्डियाँ भी वहाँ मिली। स्क्वायर एंड रेक्टेंगल शेप के कुछ घर भी वहाँ मिले हैं। घरों में 4 या 4 से ज़्यादा कंपार्टमेंट्स हैं। शायद उनको स्टोरेज के तरह यूज़ किया जाता होगा। जब लोग वहाँ मरते थे तो उनके रिलेटिव्स और उनके दोस्त उनको रिस्पेक्ट देते थे, उनकी देखभाल करते थे। शायद उन्हें इस बात का बिलीव था कि मरने के बाद एक दूसरी लाइफ होती है। बैरियल एक वैसा ही अरेंजमेंट है। बहुत सारे बैरियल साइट्स वहाँ मिले हैं। एक बैरियल साइट में डेड पर्सन के साथ साथ बकरियां भी मिली हैं, जो शायद इसलिए रखी गई होंगी कि मरने वाला इंसान दूसरी दुनिया में उसको खा सके। कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं जो इस चैप्टर से हम लोग को याद रखना है। पैलियोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे, जो कि 20 लाख साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक है। उसके बाद मेसोलिथिक एज के बारे में बात करेंगे, मेसोलिथिक पीरियड के बारे में। मेसोलिथिक पीरियड आपको 12,000 साल पहले से लेके 10,000 साल पहले तक है। और फिर हम लोग बात करेंगे नियोलिथिक पीरियड के बारे में, जो कि 10,000 साल पहले के बाद के पीरियड को बोला गया है। और इसी के साथ ही इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में एक नई कहानी के साथ और कुछ नई जानकारी के साथ। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।